राजेंद्र जी, ये अनम्यूट करो इनको जहां मंगलाचरण कर रहे हैं। चाबी अंदर खोलन छोड़ने के लिए गया था। जिस विषय का प्रशिक्षण हम देने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित हम पूर्व से ही चार्ज हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यशाला पूर्व में ही आयोजित की गई है। हमारा प्रयास था कि आप सभी को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ जयपुर में आमंत्रित किया जाए। वार्षिकोत्सव के अवसर पर इसके आयोजन की योजना भी बना ली थी, लेकिन वह संपन्न नहीं हो सकी। इसलिए अभी हमें ये ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, जैसा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, अज्ञानी अबोध मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर के उन्हें मुक्ति के मार्ग पर लगाना सबसे बड़ा उपकार है। तीर्थंकर और गणधर देवादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इसका अर्थ यदि हम इस कार्य में थोड़ा भी सहयोग करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से तीर्थंकर और गणधर देवादिक के कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये तत्व ज्ञान सबसे पहले यदि बालकों में पहुंचे तो वह निश्चित रूप से उनके जीवन के लिए नींव का कार्य करती हैं और वे बालक निश्चित रूप से संस्कारित होकर के आगे बढ़ते हैं। उन बालकों में तत्व ज्ञान किस प्रकार से पहुंचे, इसी उद्देश्य से पाठशालाएं, उनको अध्ययन कराने के लिए पाठमालाएं और उन पाठमालाओं को अध्यापन पढ़ाने की कला अच्छी तरह से हो, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर, ये सारी योजनाएं आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारील साहब, हमारे छोटे दादा, इन्होंने बहुत व्यवस्थित सब बना दी है। उसी अनुसार
ये सभी कार्य चल ही रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रथम ऐसा शिविर होगा जिस समय वे स्वयं हमारे बीच उपस्थित नहीं होंगे। तब हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ती है, इसलिए हम और अधिक गंभीरता से इसको लेते हुए, अच्छी तरह से पूर्व तैयारी करते हुए हम निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यशाला आयोजित की गई है। हर कार्य की गतिविधियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और वह परिवर्तन, उसका लाभ अधिकतम लोगों तक और अधिकतम पहुंच सके, इस उद्देश्य से निरंतर परिवर्तन हर क्षेत्र में होते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए हैं। जब लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होते जा रहे हैं, तो उसी तरह से धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन अपेक्षित है, आवश्यक है। समय की मांग को देखते हुए अध्यात्म प्रकाश जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों को बहुत गहराई से शोध करते हुए जो कुछ आवश्यक है परिवर्तन, उन सारे परिवर्तनों को विगत अनेक वर्षों से धीरे धीरे आदरणीय दादा के सामने रखा। उन्होंने बहुत सावधानी से सुनकर, समझकर जो जो आवश्यक परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों की उन्होंने स्वीकृति दी और तदनुसार परिवर्तन प्रारंभ भी किया। लेकिन अध्ययन अध्यापन में प्रारंभ किया, जो निर्देशिका हम इसके लिए कार्य में ले रहे थे, वह अभी हम पुरानी ही निर्देशिका कार्य में ले रहे थे। इसलिए अब उस निर्देशिका में भी ये सभी परिवर्तन करते हुए शीघ्र ही हमारे बीच आ रही है। पीडीएफ के रूप में तो आपके पास भेज ही दी है, आपने देखा ही होगा। मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुआ है वह दो बातों की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित कराने के लिए हुआ है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम समझते हैं, यदि उसका भाव हमें भासित हुआ तो ताउम्र ता जिंदगी वह बात हमारे जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। और खास करके बालकों के चित्त में जो बात बैठ जाती है वह फिर जीवन भर के लिए स्थायी हो जाती है। तो इसलिए जो तत्व ज्ञान हम बालकों को दे रहे हैं, वह तत्व ज्ञान मात्र बौद्धिक न रहे, मात्र रट करके वो तैयार न करे, बल्कि उसका भाव भी भासित हो। इसलिए इन सब विषयों को भाव भाषण तरीके से हम किस तरीके से अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं। जब अध्यापन भी भाव भाषण परक होगा तो उसी अनुसार जो उसके आगे की प्रक्रिया में प्रश्नोत्तर आदि होंगे, उनमें भी फिर वह भाव भाषण परक प्रश्नोत्तरों को भी शामिल करना आवश्यक है। दूसरी बात सबसे बड़ी हमारे सामने आती है, किसी भी कार्य को हम करें तो सबसे पहले जहन में प्रश्न खड़ा होता है कि इसका उपयोग क्या है, हमारी क्या क्या उपयोगिता है इसकी। और जब तक जीवन में उसका उपयोग भाषित न हो तब तक वो हमारे लिए आवश्यक नहीं लगती, उसे फिर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए दूसरा जो विषय इसके साथ जो ध्यानाकर्षण करने का, सारी बातें थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उभर कर आवे, अध्यापन कराने वालों का भी इस तरफ ध्यान जाए और अध्ययन करने वाले भी उस दृष्टि से उसे बराबर समझे। इस उद्देश्य से भाव भाषण परक के साथ जीवनोपयोगी हर विषय को हम समझते हुए हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हो सकती है, ये बात
हम भी समझे, बालकों को भी समझावे, इसलिए वो जीवनोपयोगी वाला एक विशेष बिंदु इसके साथ में जोड़ा गया है। अब ये बात जब हम अध्यापन में ले रहे तो पुनः इसी तरह से प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत भी इन जीवनोपयोगी बिंदुओं को जरूर लिया जाए। इस तरह से जो आवश्यक परिवर्तन करने का जो प्रयास किया, तो ये मूल में निर्देशिका में भी इस तरह से परिवर्तन किए गए। अभी पाठ योजनाएं, जो आदर्श पाठ योजनाएं दी गई है, उसमें परिवर्तन पूर्व में नहीं हो पाए थे। इस पर भी, इसमें भी ये सब परिवर्तन करके उसी तरह से पाठ योजनाएं भी निर्देशिका में ली गई हैं, आपने देखा भी होगा। और अभी हम सभी अध्यापक अभी अपना अध्यापन कार्य यहाँ जो कराएंगे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमें अभी अध्यापन कार्य करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूर्व भूमिका के रूप में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक था। इस माध्यम से एक चर्चा भी होगी, और ताकि हम शिविर में पहुंचने पर प्रथम दिन से ही इसका प्रयोग, इसका उपयोग करना प्रारंभ करें। वैसे ही 18 दिन में से अंतिम दिन परीक्षाओं में चले जाते हैं, प्रारंभ का दिन प्रवेश में चला जाता है। 15 दिन एक तरह से हमें अध्ययन के लिए मिलते हैं, और पुनः उनमें से प्रारंभ के समय ऐसे ही निकल जाए तो और दिन हमारे कम होते जाएंगे। इसलिए 3 दिनों का हम इस तरह से उपयोग करें कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर के वहां पहुंचे, और तत्काल जितने विद्यार्थियों का प्रवेश पहले दिन से ही हुआ, दूसरे दिन से ही हम उनके लिए अध्यापन इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अधिक उपयोगी होगा, उनके लिए भी उपयोगी होगा, और हमारे कार्य की सफलता निश्चित रूप से हो सकेगी। अभी थोड़ा और कुछ विशेष निर्देश के लिए मैं पहले कमल चंद जी साहब से निवेदन करता हूं, और कमल चंद जी के पश्चात हम परमात्म प्रकाश जी को भी सुनेंगे, और सबसे अंत में पुनः हम अध्यात्म प्रकाश जी जो और विशेष निर्देश हमें देना चाहते हैं उनको सुनेंगे। और आज समयानुसार फिर जो अध्यापक तैयार होंगे उनमें से 1-2 अध्यापकों का अध्यापन कार्य भी हम देखेंगे। तो मैं कमल चंद जी से निवेदन करता हूं कि वे जो निर्देश देना चाहें, कृपया मैंने जो निर्देश दिए उन्हें रिपीट न करें। कोई नई बात कहना चाहते हैं उस बात को आगे जारी रखें। कमल चंद जी। मेरी बात आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही है आप तक साहब? हाँ जी, आ रही है भाई साहब, हाँ ओके, मैं शुरू करता हूँ। वीत राग विज्ञान ही 3 लोक में सार, वीत राग विज्ञान का घर घर हो यह प्रसार। हमारे वीतराग विज्ञान विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य घर घर तक वीतराग विज्ञान को पहुंचाना है। तत्व ज्ञान से उनके बच्चों को, परिवार वालों को, सबको परिचित कराना है। पर वो एकमात्र वीतराग विज्ञान की पाठशालाओं के माध्यम से ही संभव है। इसलिए हमको अपने जो अध्यापक लोग हैं, अथवा अपने जो भूतपूर्व स्नातक छात्र हैं, उन सबको इसमें इन्वॉल्व करके और उन सबको ये प्रेरित करें कि साहब हमको इसको किसी भी कीमत पे घर घर पहुंचाना है। तो ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। अब वो कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए आदरणीय दादा ने और बड़े दादा ने मिलकर के जो हमारे प्रशिक्षण निर्देशिका तैयार की थी, और उस उनके सामने ही उसके माध्यम से सब अध्यापक लोग पढ़ाते भी थे और पढ़ाते भी आ रहे थे। परंतु समय अनुसार, वैज्ञानिक युग के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपेक्षित है, जो भाई साहब अध्यात्म जी ने किया है। तो उस परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तो वो थोड़ा सा अन्वितियों के विभाजन संबंधी बात की है। तो हम पहले अन्वितियों के विभाजन में क्या करते थे कि एक पाठ को 2 दिन में विभाजित करते हैं, और प्रत्येक दिन में 2-2 अन्विति या 3 अन्विति उसकी करते हैं। तो उसमें पूरा पाठ हमारा कवर नहीं हो पाता था।
परंतु अब भाई साहब अध्यात्म जी ने जो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है अन्वितियों में, वो क्या किया कि वो अन्विति उसी दिन की जो अन्वितियां हैं उनमें प्रथम अन्विति, द्वितीय अन्विति, तृतीय अन्विति, उन तीनों अन्वितियों में आज का जो पढ़ाया जाने वाला प्रकरण है, विषय है, वो पूरा का पूरा उस आदि मध्य अंत के माध्यम से पूरा उसमें आना चाहिए। ये हमारा फोकस देना चाहिए उस प्रकरण के लिए, तब जाकर के उस दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ को हम व्यवस्थित रूप से पढ़ा सके। दूसरा, उनने उसमें क्या नाम से अपना उद्देश्य कथन और उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो जिसमें पूर्वपार मूल्यांकन में ही उनने अब वो पारिभाषिक प्रश्न, भाववाचक प्रश्न और जीवनोपयोगी प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूर्वपार मूल्यांकन में किए, और फिर विचार विश्लेषण में तो करते ही हैं। तो वास्तव में इनसे बच्चों को बहुत कुछ ग्रहण होता है। मैं तो इसको बहुत ही बढ़िया मानता हूँ वास्तव में। ऐसे पारिभाषिक प्रश्न जो पूरे कल आपने पढ़ाए थे, तैयार कराए थे, वो सारे के सारे दोबारा पूर्वपार मूल्यांकन के माध्यम से हमको रिपीट हो जाते हैं। और ऐसे ही भाव भाषण, उनका बच्चों को भाव भाषण हो जाएगा और उनके जीवन में उसका उपयोग होगा। वो अपने आप स्वतः ही ऐसा इस पद्धति को अपन एडॉप्ट करेंगे तो स्वतः सारी अपनी शिक्षण पद्धति सरस और सुरुचिपूर्ण हो जाएगी। इसलिए इनको जो भाई साहब ने परिवर्तन किए हैं, वास्तव में वो अपेक्षित भी थे समय के अनुसार। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि जैसे हमारा भारत का संविधान, उसमें भी समय समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमारी विद्या विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका जो दादा के समय से चली आ रही थी, और दादा ने खुद ने इसमें ऐसी बात उनके हाथ से लिखी थी। ये बात मुझे इस बात का कहते हुए बड़ा ये लगता है, दादा ने खुद ने स्वयं ने ये बात लिखी है कि इसमें अध्यात्म प्रकाश जो विशेष मतलब जो है परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं आजकल के पद्धति के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार। तो वास्तव में वो बहुत ही अच्छा, दादा ने उनको बहुत धन्यवाद दिया। और दादा ने खुद ने जब उनने वो लिखी, दादा को बताई, तो दादा ने जहाँ अपेक्षित था उसको उस स्थान में इन्वॉल्व करने के लिए दादा ने स्वयं ने इसकी स्वीकृति दी है। इसलिए ये नई जो अपने प्रशिक्षण निर्देशिका तैयार होकर के अपने पास आ रही है, पीडीएफ तो अपने पास आ ही गया और शिविर में अपने पास आई जाएगी, सबको मिल जाएगी। अपने को इसमें बिल्कुल ज्यादा, भाई साहब ने मुझसे कहा बहुत से अपने पुराने अध्यापक ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हम पुरानी पद्धति से नहीं पढ़ा सकते। पद्धति तो वो की वही है, शिक्षण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र अपना उस विषय का प्रस्तुतिकरण प्रश्नोत्तर के माध्यम से करें, क्या नाम से पारिभाषिक प्रश्नों को महत्व दें, भाववाचक प्रश्नों को महत्व दें, जीवनोपयोगी प्रश्नों को महत्व दें, और ऐसे छोटे छोटे। मेरा तो एक विशेष अनुरोध भी आप सब लोगों से है कि इसके अपन प्रश्न बैंक बना रहे हैं हर एक पाठ के। जैसे पिछले टाइम पे भाई साहब ने, अध्यात्म जी ने प्रयत्न किया था कि कषाय वाले पाठ के 100 प्रश्न बनाए थे, पाप वाले पाठ के 100 प्रश्न बनाए थे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर हम बनाए ना, तो वास्तव में उसमें प्रश्नों से वो हमको पता लग जाएगा इसमें कौन से प्रश्न जीवनोपयोगी हैं, कौन से प्रश्न पारिभाषिक हैं, और कौन से प्रश्न अपने मतलब जो है जीवनोपयोगी भाववाचन वाले, ये पता हमको पड़ जाएगा। तो फिर उसके आधार पे हम विचार विश्लेषण करके बोधगम्य प्रश्नों को पूछेंगे, प्रश्नों से तैयार कराएंगे, तो वो सारी बात हमारे लिए बहुत सरस हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख इसका बात का हुआ जब भाई साहब अध्यात्म जी ने मुझसे कहा कि हमारे बहुत से अध्यापक लोग तो ऐसा कहते हैं साहब हम तो पुरानी पद्धति से नहीं पढ़ाएंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई नई पद्धति, पहले हमारे पिताजी धोती पहनते थे, कुर्ती टोपी लगाते थे, कुर्ता पहनते थे, अब हम क्यों पेंट शर्ट पहनने लगे? तो कच्चे मकानों में रहते थे हम, बड़े बड़े। समय के अनुसार जब दैनिक उपयोग की चीजों में भी होता है तो शिक्षण पद्धति में क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया गया है, ये कोई आमूलचूल परिवर्तन भी नहीं है, तो मात्र अपनी पद्धति उसको सरस सुरुचिकर बनाने के हिसाब से है। इसलिए मैं तो, मेरा सभी लोगों से विशेष विशेष अनुरोध है कि अपन इसमें कोई ज्यादा ये नहीं समझिए साहब वो अध्यात्म जी अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ रहे हैं। उनने अपनी तरफ से नया नहीं जोड़ा है, सारा
जो पद्धति है जो दादा की थी, जो गवर्नमेंट के बीएड के स्कूलों में, एसटीसी की बीटी के स्कूलों में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, सेम टू सेम वही पद्धति है। और आज भी वहां भी गवर्नमेंट के स्कूलों में भी उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो वहां जब परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी हमको परिवर्तन अपेक्षित अपने आप स्वयं हो गया। इसलिए प्रथम बात तो मेरा ऐसे ही निवेदन है कि हमको इन परिवर्तनों से थोड़ा एलर्जी नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ साथी लोग एलर्जी करते हैं कि साहब वो तो अध्यात्म का एक ही काम है, वो तो परिवर्तन ही परिवर्तन करते रहते हैं। तो वो परिवर्तन करते हैं, करते रहते हैं, कर रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसमें कोई उनका निजी है कि वो कोई किताब लिख रहे हैं कि अपनी कोई ख्याति लाभ मान प्रतिष्ठा चाह रहे हैं? वो तो उनकी भावना यही है कि हमारा तत्व ज्ञान, वितरा विज्ञान घर घर तक इन पाठशालाओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से पहुंचे, और वो शिक्षक तो इस रुचि से बच्चों को पढ़ावे, ताकि बच्चे आजकल के भौतिक वातावरण, ये आपका टीवी, आपका मोबाइल, इनसे बच कर के उनका ध्यान अपनी शिक्षा के विषय के सम्मुख होवे। इसलिए उनका ये अभिप्राय है, और ये बहुत बढ़िया बात है। मैं तो इसको बहुत ही महत्व देता हूँ। इसलिए मैं जितना भी हो सके, मेरा तो ये नियम ही है कि जितना भी हो सके विद्या विज्ञान प्रशिक्षण शिविर के लिए जैसे भी बने तैसे अपने को इस काम को करते ही रहना चाहिए, परिवर्तन के साथ भी। परिवर्तन में कोई बात नहीं है, होता तो होने दो, उसमें क्या है। परिवर्तन तो अभी परिवर्तन नहीं होता मौसम में, एकदम गर्मी का मौसम था, एकदम ठंडा मौसम हो गया, एकदम बहुत ज्यादा ठंड हो गई रात में। तो ये अब उसके अनुसार अपने को उसके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समय के अनुसार अपने को चेंज अगर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपनी मूल जो वितरा विज्ञान घर घर पहुंचे, इस नीति में कोई मतलब जो है फेरफार हो तो हम उसकी बात करते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा सा, मेरा एक निवेदन अपने साथियों से इतना सही है, सभी सुनते होंगे, कि हम लोग इसको सीरियस लें, गंभीरता से लें। ऐसा नहीं साहब कि तो हम तो करते आ रहे हैं, हम तो पढ़ाते आ रहे हैं, हमने तो सब तो ज्ञान है, बराबर है, ज्ञान भी है, पढ़ाते भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी भी अगर मान लो कोई नया परिवर्तन हमारे सामने आता है और वो उपयोगी है तो उसको हमें अपनाने में क्या दिक्कत है। इसलिए बिना किसी हिचक के और बिना किसी उसमें उसको विवाद में उलझाने की बजाय अपन उसको स्वीकार करें और अंगीकार करें पद्धति को, और उस ढंग से पढ़ाने का प्रयत्न करें। ऐसा मेरा विशेष सभी साथियों से अनुरोध है। और विशेष तो भाई साहब परमात्म जी और अध्यात्म जी आपको सब बताएंगे सही। भाई साहब शांति जी ने जो अभी बात कही, वास्तव में बिल्कुल 100 टन वो बात वैसी है कि हमको उसमें कुछ नहीं, हमको तो बस उसके अनुसार पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही है। हाँ जी भाई साहब, परमात्म प्रकाश जी से निवेदन करते हैं। जय जिनेन्द्र, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है। हाँ, ये हमारा प्रशिक्षण शिविरों का क्रम पिछले 55 वर्षों से चल रहा है। दादा ने प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत इसलिए की थी कि वे उत्तर पुस्तिकाएं जो परीक्षाओं में आती थीं, उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। जो दृष्टिकोण हम अपने पाठकों को, विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, वह दृष्टिकोण वे समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए इन प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला की शुरुआत की, जो 55 वर्षों से आबाद चल रही है। 2 हिस्से हैं।
एक सिद्धांत और दूसरा शिक्षण पद्धति। सिद्धांत में तो कोई परिवर्तन संभव है नहीं, वो तो तीर्थंकरों की वाणी है जो कि अनादिकाल से आज तक चली आई है और आज भी उसी तरह से हमारे बीच में विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। पर उस जिनेंद्र सिद्धांत को किस दृष्टिकोण से, बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो, किस दृष्टिकोण से समझना है, इसमें बड़ा फर्क है। बंद कर दो। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें जो दृष्टि दी है तत्व को समझने की, वो दृष्टिकोण सबको समझाया जा सके, इस दृष्टि से हम सिद्धांतों की कक्षा लेते हैं और उन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। तो और शिक्षण पद्धति वह तो विज्ञान है, उसका निरंतर विकास हो रहा है। दादा ने जब ये परंपरा की शुरुआत की थी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, तब भी लोगों ने सोचा होगा कि इसकी क्या जरूरत है, पाठशाला में पढ़ाना है, नमोकार मंत्र पढ़ाना है, जीव अजीब पढ़ाना है, 24 तीर्थंकर के नाम पढ़ाने हैं, जैन देव दर्शन की विधि समझानी है, इसमें हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमें तो सारी जिंदगी का अभ्यास है। आज जो हमारे प्रशिक्षण जो विद्यार्थी आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, वे होते हैं 18, 19, 20 वर्ष की उम्र के, 15 वर्ष की उम्र के भी होते हैं। जब दादा ने शुरुआत की थी ना, तब इस एज ग्रुप को तो उसमें प्रवेश वर्जित था। उस समय तो वे लोग थे जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर्स थे, और जो इवन जो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ऐसे लोग भी यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर के गए हैं। तब उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि हमें प्रशिक्षण की क्या जरूरत है। हालांकि वे बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पर वे जो काम 1 साल में करते थे उस समय, और आज जो काम वे 2 साल में करते हैं, वो काम हमें 18 दिन में करना है। और 18 दिन में भी शुरुआत के दिन प्रक्रियाओं में और अंतिम दिन परीक्षाओं में चले जाते हैं। तो बहुत सीमित समय में हमें बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। इसलिए आप सभी की एक्सेप्टेबिलिटी और उस समय उस पर पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना, समर्पित हो जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस 18 दिन के शिविर को अपने लिए अवकाश के दिन और एंटरटेनमेंट करने का एक साधन ना मान करके ये माने कि इमरजेंसी लग गई है, क्योंकि हमें वो काम करना है जो आज सरकार 2 साल में करती है और एक एक विद्यार्थी पर 2-4 लाख रुपया खर्च होता है। हमें वही काम 18 दिन में से 14 दिन में करना है। और हम जानते हैं आज हमें अगर 5 किलो वजन उठाना हो, 10 किलो वजन उठाना हो तो नहीं उठा सकते हैं, पर अगर उपयुक्त विधि अपनाई जाए तो हम जैसे कमजोर लोग भी 100, 200, 1000, 2000 किलो वजन उठा सकते हैं, क्रेन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वो जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान का वह दृष्टिकोण है जो आत्म कल्याणकारी है, जो गुरुदेव श्री ने प्रकट किया है, और आज से पहले वो नहीं था। आज भी जो लोग हैं वे अपनी धारणाओं के अनुसार चलते हैं। अब उस दृष्टिकोण को बदल करके ये नया दृष्टिकोण, हमें 2 काम करने हैं। पुरानी शिक्षण पद्धतियों में और अवशिक्षण पद्धति में फर्क ये पड़ा है कि पुरानी शिक्षण पद्धति में सिर्फ वो है आपको याद करा देना पर्याप्त था, आपकी जबान को याद हो जाए, आप समझे या ना समझे उस बात का ज्यादा महत्व नहीं था। आज हमें समझना भी है और अकेला समझ लेना भी पर्याप्त नहीं है ना। अगर हमने समझ तो लिया नमोकार मंत्र का अर्थ, पर नमोकार मंत्र याद ना हो, क्या ये उचित है? क्या हमें 24 तीर्थंकरों के नाम याद ना हो, 6 द्रव्य और 7 तत्वों के नाम याद ना हो, 4 कसाय और 5 पापों के नाम याद ना हो, 4 गतियां कौन सी हैं इनके नाम याद ना हो? क्या ये उचित है? तो याद करना भी उचित है, जरूरत है, जरूरी है, और उनका सही भाव भाषण करना भी जरूरी है। इसलिए जब हम याद कराने पर जोर देते थे
तब हमारी शिक्षण पद्धति में मुख्यता थी प्रश्नोत्तरों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। और आज जब हम भाव भाषण पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो विचार विश्लेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। बस नई शिक्षण पद्धति में और क्या है, विचार विश्लेषण पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, और विचार विश्लेषण जो पाठ्य पुस्तक में जो पॉइंट्स आए हैं उन्हें खोज करके निकालें और एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ में आ जाए, ऐसे उदाहरण हम सेट करके आए। पर इस बात पर जोर है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, पर हमारी ये थोड़ी सी मेहनत सार्थक होगी यदि हमारा विद्यार्थी हमारी कक्षा के दौरान ही उस मैटर को समझ भी ले और याद भी कर ले। खुले दिल से इसका स्वागत कीजिए, स्वीकार कीजिए। हम कोई जिनागम में परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, वो अपरिवर्तनीय है। पर शिक्षण पद्धति तो सतत विकासशील प्रक्रिया है, उसे हम स्वीकार करेंगे तो हमें इस आत्म कल्याण में भी मदद मिलेगी, स्वयं भी वस्तु स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि हमारी जो समझ है सिर्फ इन पाठ्य पुस्तकों तक सीमित थोड़ी है, उसके बाद भी हमें जिनवाणी का अभ्यास करना है, परमागमों का अभ्यास करना है। जो दृष्टिकोण हमें यहाँ मिलेगा वो वहां भी काम आएगा, इसलिए वो स्वयं हमारे लिए भी उपयोगी है और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। हम खुले दिल से स्वागत करें। शांति जी ने कहा कि हम ये रखना चाहते थे फिजिकली शिविर वार्षिकोत्सव के अवसर पर, हो सकता तो बहुत अच्छी बात थी, पर आज ऑनलाइन का सिस्टम इतना विकसित हो गया है, अगर आपको यहाँ आना हो 3 दिन के शिविर में तो फिजिकली आना पड़े, आने और जाने का एक एक दिन खराब हो, 3 के 5 दिन हो गए, उसमें खर्चा भी इन्वॉल्व है। और जब आप यहाँ आ गए तो आप अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के दूसरे काम नहीं निपटा सकते। इसकी जगह आपको सुविधा मिल रही है, ये आप अपने घर पर बैठकर जितने समय ये मीटिंग चल रही है उतने समय गंभीरता से इसको अटेंड करें और बाकी अपने दिन का उपयोग अपने ढंग से करें। तो हमें इसके लिए यूज टू भी होना चाहिए, अभ्यास भी हो जाना चाहिए, ताकि हमारा ये ऑनलाइन का माध्यम उतना प्रभावशाली बन सके। और अब हम अगर घर बैठे इसको गंभीरता से ना लें, जुड़े ही नहीं। अब मैं नहीं समझता हूँ, बहुत मजबूरियां भी हो सकती हैं जो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, परंतु अगर संभव हो तो वीडियो ऑन करके बैठें, तो सामने रिस्पॉन्स दिखाई देने से आप समझ सकते हैं इसका क्या महत्व है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो कम खर्चे में कम समय देकर हम ज्यादा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविरों का समय बढ़ाना तो संभव है नहीं, और उसके लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। तो ये मीटिंग तो प्रशिक्षण शिविरों के ठीक पहले तो होना उचित ही है, और अगर संभव हो सके तो हम साल के और दिनों में भी इस तरह की मीटिंग आयोजित करते रहें, ताकि हम इस विषय से डिस्कनेक्ट ना हो, कनेक्टिविटी बनी रहे, जो नए नए विकास हो रहे हैं उनसे हम परिचित रहें, आप लोगों के भी जो सुझाव आवे हम उनको इनकर्ड कर सकें। तो सचमुच, क्योंकि ये देखिए अभियान ये अभी छोटा मोटा नहीं रहा है, 20 दिन का शिविर, करोड़ों का खर्चा, इतने लोगों की सहभागिता, और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो ये शिविर करने जा रहे हैं दादा की अनुपस्थिति में करने जा रहे हैं। दादा का जो पुण्य था, प्रभा मंडल था, प्रभाव था, उनके प्रति लोगों की आस्था थी, आज हम उस प्रिविलेज से वंचित हैं। परंतु दादा का यही सपना था कि जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वे ये आशा करते थे हम लोगों से, हमारा मुख देखकर, हमारा माने मेरा नहीं, हम सबका, उन्हें ये बात का भरोसा था कि कम से कम आगामी 50 साल तो ये ऐसा कैसा चलता रहेगा। हम सचमुच अगर उनकी भावना को सफल करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें इस मिशन को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि ये प्रभावशाली ढंग से आगामी लंबे समय तक चलता रहे। इसी में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। टेक्निकली तो शांति जी ने आपको बात बताई है, मास्टर साहब कमल जी ने बताई है, और अध्यात्म प्रकाश जी ने जिन्होंने इस बात का जिम्मा लिया है, वे टू दी पॉइंट बारीकी से आपके सामने रखेंगे। और अब हम उनकी ओर चलते हैं। जय जिनेन्द्र।
अजय अब अध्यात्म प्रकाश जी अपनी बात रखने जा रहे हैं, और उसके पश्चात वैसे महावीर जी टोकर वालों से बात हुई थी अभी अध्यापन के लिए, लेकिन वे स्कूल पहुंच गए, इसलिए दूसरे अध्यापक तैयार रहे। अध्यात्म जी के बाद में अध्यापन कार्य भी अपन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। दादा गुरुदेव के सबसे योग्य, पूर्ण और रियल शिष्य थे। परफेक्ट आत्मार्थी थे। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक हमें तत्व ज्ञान दिया। दादा ने 43 वर्ष तक गुरुदेव के पश्चात और वैसे 68-70 साल तक समाज में सक्रिय रह करके काम किया। दादा ने अध्यात्म सोचा, अध्यात्म बोला, अध्यात्म लिखा और खुद अध्यात्म में रहे। विचार मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी हैं लिंक्ड, वो सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब दिखाई देते हैं। तो दादा जैसा 87 ईयर का, 88 ईयर का आधुनिक व्यक्ति मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। कोई भी परिवर्तन की बात आए तो 18 साल के व्यक्ति को, 20 साल के व्यक्ति को, 25 साल के व्यक्ति को, 40 साल के व्यक्ति को तैयार करना मुश्किल है। बहुत रेसिस्टेंस आती है। लेकिन 85 साल के, 82 साल के, 88 साल के दादा को कोई फर्क नहीं पड़ा। दादा जैसा महान व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने 125 किताबें लिखी हों, 17,000 पेजों का साहित्य का सृजन किया हो, जिसने 1200 विद्वानों को तैयार किया हो, हिंदी, संस्कृत और जैन साहित्य के, वो व्यक्ति अपनी किताब में कलम चलाने का अधिकार दे किसी दूसरे को, ये कभी सोचा नहीं जा सकता। कल्पनातीत बात है। लेकिन जो परिवर्तन मैंने शांति जी को भेजे, शांति जी ने पढ़े, हम दोनों ने डिस्कस किया, और जब हम दोनों सहमत हो गए उन सब परिवर्तनों से, तो शांति जी ने दादा के सामने प्रस्तुत किए। दादा ने न केवल उनको पहली बार में स्वीकार किया, बल्कि अपनी किताब में परिवर्तन करने की अनुमति दी, और साथ ही शांति जी को ये भी बोला कि आप अपनी इस किताब में अध्यात्म का नाम ऐड करो, क्योंकि उन्होंने काम किया है। दादा ये कह सकते थे कि बहुत अच्छा काम है, तुम अपनी एक किताब बनाओ, उसे पब्लिश कर दो। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका बेटा ही क्यों ना हो, उसको ये परमिशन नहीं देगा कि उसकी किताब में मैं कलम चलाए कोई भी व्यक्ति। ये बहुत बड़ी विशाल हृदय की बात है, और उन्होंने, दादा ने किया। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा कर रहा हूं कि जो भी परिवर्तन आ रहे, परिवर्तन तो हैं, हम उसे कहें नहीं परिवर्तन नहीं है कह करके, और हम कहेंगे इसलिए आप मान लो, अनावश्यक रूप से कोई छिपाने वाली बात नहीं। परिवर्तन जो चेंज किया है वो किया है, चेंज है, लेकिन वो चेंज अच्छा है, आवश्यक है, समयानुकूल है। और नहीं करेंगे हम परिवर्तन अपने आप को, तो हम साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे दुनिया से। कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, हमारी बात मानेगा नहीं, हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। यदि हमें जैन दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो जो परिवर्तन है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, करने होंगे। और जितने जल्दी हम करेंगे, उतने जल्दी हम
मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे, ज़्यादा लोगों तक प्रभावशाली ढंग से अच्छी तरह से प्रचार कर पाएंगे। पहला संस्करण इसका दादा के सामने आ गया था। दादा ने अपनी भावना भी इसमें लिखी है प्रशिक्षण निर्देशिका के पहले संस्करण में, और दादा की पूरी सहमति से ही ये सारा काम हुआ है। तो इसलिए इसमें उसके बाद में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, उसी पैटर्न पर केवल पाठ योजनाएं हैं जो इस साल में हमने चेंज की हैं। वो पाठ योजनाएं केवल दादा ने नहीं देखी हैं चेंज होने के बाद, वो सांधी जो ख्याल होगा शायद देख भी ली होंगी पहले वाली। तो जो पाठ योजनाओं में जो हमने करेक्शन किए हैं जो लास्ट ईयर नहीं हो पाए थे, बस वो ही चेंज है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे मुद्दे दादा के सामने डिस्कस हो गए थे, दादा की पूर्ण सहमति के साथ में इसमें डाले गए हैं। इसलिए आपको इसमें किसी दूसरे तरह की शंका, आशंका या दूसरी किसी चीज की के लिए माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें ये सहयोग करें कि आप जुड़ें और जो भी सुझाव आपको लगते हो हमें दें। मैं संदीप जी और निखिलेश जी का इस मामले में थोड़ा आभारी हूँ कि जो हमने चेंजेस किए उसको उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और उसमें अपनी जो विचार उनको लगे वो उन तक उन्होंने मेरे तक पहुंचाए। उन्होंने फोन किया, बातचीत की हम लोगों ने, मैंने डाला था सभी लोगों को कि इसमें जो जो भी चेंजेस हों, आपने जो लास्ट ईयर आपने जो भरा था फॉर्म, फीडबैक फॉर्म हम हर व्यक्ति से हर साल लेते हैं। तो उसके संदर्भ में हमने पूछा था कि जिसमें आपने 100% करेक्ट लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन 75% है, 50% है, 25% आपने करेक्शन लिखा है कि ये मतलब इतने ही सही हैं। तो हमने हर व्यक्ति हमारे अभ्यास कक्षा के टीचर से पूछा है कि उसमें क्या चेंज आपको लगता है, उसे कैसे किया जाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो सारी रूपरेखा भी आप साथ में बताओ, क्योंकि ये आपके दिमाग में है कि ये चेंज होना चाहिए। और संदीप जी हैं बांसवाड़ा वाले, उनका डड्डूका जी, उनका सबसे पहले आया था और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमें एक अध्यापकों का पूरा ग्रुप बना देना चाहिए और अध्यापकों का ग्रुप बना करके जो चेंजेस हम कर रहे हैं प्रशिक्षण निर्देशिका में, अध्यापक मतलब जो पाठशालाएं लेते हैं पूरे देश भर में उन अध्यापकों का, है ना, तो उन तक हम ये सारे चेंजेस समय के साथ पहुंचाते रहे हैं और उस पर हमने कार्रवाई शुरू की है। वो ग्रुप भी जल्दी ही बन जाएगा, सैंक्शन हो गया, पास हो गया, बनाना का काम थोड़ा चल रहा है पेंडिंग किसी कारण से, तो वो हो जाएगा और हम बना देंगे। निखिलेश जी का भी इसी तरह से करेक्शंस आए थे। इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात मैं नहीं करता, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना फीडबैक जो दिया था उस फीडबैक में क्या किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। आप फीडबैक लिख रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे लागू होगा, इसमें क्या क्या समस्या आएंगी, उन समस्याओं का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और हम उसका जवाब भी नहीं दें तो ये ठीक नहीं है। हम अभ्यास कक्षा के अध्यापक हैं, यदि हम इसे ज़्यादा अच्छा और अच्छा बनाना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके जो भी आप फीडबैक में जो कमी दिखाते हैं उन कमियों को कैसे सुधारा जाए वो रास्ता भी आपको बताना चाहिए, उसके लिए बाद में संपर्क करना चाहिए। मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग जो भी करेक्शन आ रहे हैं वो आप हमें बताएं, और जो भी अच्छाई आपको लग रही है वो अपने साथी सारे अध्यापकों से और दुनिया से शेयर करें। उसका फायदा क्या होगा कि यदि जो करेक्शन आप चाहते हैं वो दुनिया को बताएंगे और हमारे पास में आके जो अच्छाई हैं उसकी प्रशंसा करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान का काम है, क्योंकि ना तो उसमें कोई करेक्शन हो पाएगा और पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैलेगी। हम क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसके लिए, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम चाहते ये हैं आपसे कि आप हमारी गलतियों को बता करके निसंकोच, आज संयम जी ने जो टाइपिंग की 2-4 मिस्टेक थी इसमें
जो हमने जो शीट बनाई है उसमें, तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कर रहा हूँ। तो मैंने उनको लिखा कि आपने एक ही गलत बात की है कि आप इस योग्य नहीं हैं। बाकी सजेशन आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इस योग्य नहीं है ये मानना आपकी गलती है। जब आप सब लोग हमारे साथ जुड़ करके हमें बताएंगे तो हम उसमें करेक्शन करेंगे, तो चीज अच्छी हो जाएगी। और दुनिया को अच्छा ही बताएंगे तो दुनिया उस चीज को फॉलो करेगी, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। दुनिया के सामने सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भेजिए, तो हमारे सामने जो उसकी कमियां हैं वो बताइए। हम कभी कभी उल्टा कर देते हैं गलती से, हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता है। हम पूरी दुनिया के सामने नकारात्मकता तस्वीर पेश कर रहे हैं, ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उनका उत्साहवर्धन के लिए उनके सामने प्रशंसा करते हैं। तो कम से कम मेरे केस में मैं किसी चीज का कभी बुरा नहीं मानता हूँ। जो लोग मेरे को देते हैं उनका मैं सबसे ज्यादा आभारी रहता हूँ कि उन्होंने ये चीजें जुड़े मेरे साथ में, उन्होंने मेरी चीज पर ध्यान दिया, उस पर सोचा, अपना वक्त दिया और उसमें से करेक्शन वगैरह हमें सजेस्ट किए। आप इस बात का विश्वास रखिए कि आपका एक एक सजेशन जो भी गलती से सही अच्छे इंटेंशन से आपने लिख दिया, उस सब पर हम बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। जो जैसी जरूरत होती है कमेटियों में प्रेजेंट करते हैं, और उस कमेटी को पास करने के बाद में जो लागू हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम आपके हर सजेशन को एज इट इज मान लेंगे, लेकिन उस पर हर सजेशन पर कार्रवाई होती है, विचार होता है। ये बात वो बहुत फैक्ट है। ये बात मैं शपथ पूर्वक बोलता हूँ जिनवानी की, कि आपका कोई भी सजेशन बिगर किसी एक्शन के पूरा नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल ओपन रहें, आप एकदम सजेस्ट करते रहें जो भी आपको समझ में आता है, जरूरत लगता है। और हम भी जैसे जहाँ पर करेक्शन की गुंजाइश होगी, जरूरत होगी, उसे करते रहेंगे। हमारी पूरी कमेटी है, कमेटी उसको पास करती है, उसके बाद उसको लागू किया जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता, अब अपन विषय पर आते हैं अपने, कि पिछले 50 वर्षों में क्या बदल गया दुनिया में। क्या 50 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया वही है, सेम है, समान है? क्या 50 साल पहले भारत में फिएट और एम्बेसडर के अलावा कोई गाड़ी थी दूसरी? क्या उस वक्त साइकिल लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी घरों में? क्या उस वक्त इंटरनेट था? उस वक्त जूम था? क्या उस वक्त मोबाइल थे? क्या उस वक्त IBDP की एजुकेशन थी? क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह के एजुकेशन वगैरह के सिस्टम इंडियंस के लिए खुले हुए थे? जब दादा ने ये सिस्टम बनाया, उस वक्त में अमेरिका, लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहली बार ये वाला सिस्टम लागू हुआ था। उसी वक्त, उसी साल में 1968 में, तभी दादा ने ये सिस्टम बनाया। दादा तो ओरिजिनल वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने बनाया, काम किया है। और जो कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में जो लागू किया, उस वक्त तो था ही नहीं, पता ही नहीं था दादा को कुछ भी। तो उन्होंने जो लागू किया वो बहुत मौलिक कार्य है उनका पूरा, लेकिन वो मौलिक कार्य आज 50 साल में दुनिया पूरी बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, परिवार की सिस्टम बदल गया, परिवार की प्रथा बदल गई, स्टूडेंट्स की एजुकेशन बदल गई। आज पहले बाप बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, आजकल बच्चे बाप को शिक्षा देते हैं। आप उन्हें नहीं टीच कर सकते, वो आपको टीच करते हैं, पापा ये ऐसा करो, ऐसा करो। यदि हमें जूम पे कुछ करवाना है, हमें इंटरनेट पे कुछ करवाना है, हमें अपने मोबाइल से कुछ करना है, तो हमें बच्चों के का सहारा लेना पड़ता है, इसे कर दे बेटा। तो चीजें बदली हो, हम नहीं बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? दादा ने क्यों बदला? इसलिए क्योंकि उस जमाने में केवल रटने वाली विधा चलती थी और उन्होंने तर्क युक्तियां डालनी थी, इसलिए उन्हें बदलना पड़ा। जब उन्होंने डाला तो प्रशिक्षण उन्हें बनाना पड़ा, क्योंकि उस तरह से पढ़ाने वाले स्टूडेंट से ये होते थे। आज वो सारी परिस्थितियां भी और बदल गई हैं, तो हमें उसको करने। आज का बच्चा क्या बोलता है? हम किसी बच्चे को बोलते हैं भाई धर्म कर,
बोले पापा ऐसे धर्म से क्या फायदा होगा, कि अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। वो बहुत अच्छी बात है पापा, अगले जन्म में मेरे को मोक्ष मिलेगा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को मोक्ष होना चाहिए, लेकिन वो तो अगले जन्म में होगा ना। लेकिन कल की मेरी समस्या है कि मेरी बीबी को मेरे को घुमाने ले जाना है, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, कुछ पैसा कमाना है, पिताजी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना है, सबके लिए खर्चे की व्यवस्था करनी है। तो एक काम करता हूँ कि अभी मैं ये सारा काम कर लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ, और 50, 55, 60 साल की उम्र में जब मैं फ्री होऊंगा तो अगले जन्म की तैयारी कर लूंगा, उसके लिए तो बहुत समय है अभी मेरे पास। यदि आप उसे ये नहीं बताएंगे कि जीवनोपयोगिता आज आपके है इस धर्म की, आज इसकी आवश्यकता है हमको धर्म की, आज इससे हमारे जीवन में शांति आएगी, तो वो आपकी बात आज सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज की उसके पास में 50 समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो उसे हमें धर्म बढ़ाना है, तो आज हमें जीवन उपयोगिता भी शामिल करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी शामिल करनी पड़ेगी, और ऐसी चीजों से हमें परहेज भी करना पड़ेगा जो चीजें उनको इरिटेट करती है। ये सब चीजें ही हम इस सिस्टम में डाल रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि ये परिवर्तन हमने डाले हैं, परिवर्तन सच्चे हैं, चेंजेस हैं, वो हैं, उनको हम उनसे आंखें मूंद करके हम उन्हें बदलाव नहीं कर सकते, उनको स्वीकार करके बदलाव करना होगा। हमें कहीं नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए आपकी वही पद्धति है, आप कर लो, नहीं। परिवर्तन है और परिवर्तन को स्वीकार करना है, हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी, यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी, हम उसे परहेज करेंगे, हम उसे रेसिस्ट करेंगे। इसलिए बजाय ये मैसेज देने के कि परिवर्तन नहीं है, ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि जो परिवर्तन है वो क्या लॉजिकल है, क्या इफेक्टिव है, क्या लागू करने लायक है, क्या उनका फायदा होगा या नुकसान होगा जैन धर्म के लिए। यदि जैन दर्शन के लिए किसी चीज का से नुकसान होता है तो उसे हमें तत्काल इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। लेकिन दादा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि दादा ने गुरुदेव को अक्षर से कॉपी किया। गुरुदेव के जीवन का कथ्य पूरा 99% अध्यात्म था। गुरुदेव ने दूसरे ग्रंथ सब पढ़े थे और वो उनके प्रवचनों में धबला में ये कहा गया है, पंचवस्यतिका में ये कहा गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंस वो अपने प्रवचनों में देते हैं, तो सब पढ़े थे ना तब जब उन्होंने देते थे ना। लेकिन उनके कथन की विषय वस्तु उन्होंने केवल अध्यात्म को बनाया, क्योंकि वो अध्यात्म को जीते थे। अध्यात्म प्रयोजनभूत है, अध्यात्म मुक्ति का कारण है, अध्यात्म की ओर अपने शिष्य वर्ग को ने फोकस करना था। और उनके डायरेक्ट जितने भी शिष्य रहे उन्होंने भी पूरे जीवन भर अध्यात्म को ही अपना विषय बना के रखा और उसी पर प्रवचन किए, उसी की चर्चा करी, उसी की तत्व चर्चा करी। और दूसरी कोई बातें यदि आती थी तो वो कहते थे कि दादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और दादा ने भी उसी चीज को फॉलो किया। आप विचार करो कि गुरुदेव का तो की जो कथन पद्धति थी वो 45 वर्ष एक सी रही, लेकिन दादा के पास तो कितना मटेरियल था जिसे एक एक प्रवचन सुन करके एक 2 साल के बच्चे से लेकर के 30, 35, 40 साल और 80 साल तक के आदमी को वो प्रभावित कर लेते थे, वो सब उनसे जुड़ जाते थे। इतनी कैपेसिटी थी, ऐसे ऐसे उनके प्रवचन थे और एक एक विषय पर। लेकिन उन्होंने 60 साल की उम्र तक वो सब किया, डाइल्यूटेड अध्यात्म प्रस्तुत किया सब लोगों के सामने, लॉजिकल। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद तो उन्होंने वही बंद कर दिया। समय सार पंच परमागम को लिखा, पंच परमागम को पढ़ा, पंच परमागम को सुनाया, वही काम किया सारा। आज हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट है, हमारे सारे विद्वान साथी लोग, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे तत्व ज्ञान ज्यादा जल्दी फैलेगा,
लेकिन हम उनका फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे श्रोता वर्ग का, इधर उधर की बातें करके। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको ये लगता है कि ये सही बात है। और दोनों ही चीज़ों में मतलब एक बात तो ये होती है कि हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, जब आचरण की बात बहुत ज़्यादा करो या करना नहीं हो वगैरह की बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमें बहुत जल्दी यश मिलता है वक्ता को। लेकिन श्रोता का क्या, श्रोता का फोकस बढ़ जाता है। वो लगता है कि जितना कार्यकारी द्रव्य नहीं होगा उतना ही कार्यकारी प्रतिमा नहीं होगा, उतना ही कार्यकारी चढ़ना नहीं होगा, उतनी कार्यकारी करना नहीं होगा। अब गुरुदेव को सुनो, दादा को सुनो, युगल जी को सुनो, तो सभी लोगों ने कंसंट्रेटेडली पब्लिक के सामने केवल एक ही चीज को प्रस्तुत किया, अध्यात्म हमें भी वही करना चाहिए। हम डाइवर्ट नहीं हो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थोड़ा कठिन विषय जरूर है अध्यात्म में, लेकिन उसको सरल बनाने की कोशिश करें। हमने इसमें जो काम किया है एजुकेशन में, वो अध्यात्म को लॉजिकल और सरल बनाने की कोशिश करें। हम दूसरी चीज पे फोकस चेंज नहीं कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा तो हम वहां खिसक गए। ऐसा करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप एक चीज पर स्टिक रहो कि हमें अध्यात्म पढ़ाना है, फिर उसको कितना सरल बनाया जा सकता है उतना सरल 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 करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उतना लॉजिकल बनाओ, उतना आज के रूप में प्रासंगिक बनाओ। इसलिए हमने इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन दादा ने डेवलप की थी। हमने इसमें जोड़ा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इवोल्यूशन, मूल्यांकन। जो हम परीक्षा लेते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। पहले हम कैसे परीक्षा लेते थे, पढ़ाते थे द्रव्य गुण पर्याय, उसके लॉजिक भी सब देते थे। फिर परीक्षा में गया प्रश्न पूछते थे द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य, 100 में से 100 नंबर मिल गए। परिभाषा रटा देते थे और रटी हुई परिभाषा लिखी, एक एक लाइन की एक शब्द की गलती की तो हम नंबर काट लेंगे उसका, रटा हुआ। लेकिन यदि सेम भाव वो प्रस्तुत कर देगा तो हमें उसके जो ध्यान नहीं देंगे। अब हमने जो चेंज किया है वो किया है कि हमने अंडरस्टैंडिंग बेस बना दिया। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाएंगे और पूछेंगे मेरे रूमाल का रंग सफेद है, इसमें रूमाल रंग सफेद ही है, वो उसमें द्रव्य गुण पर्याय घटा हुआ। यदि आप उसे घटा सके तो आपको अंडरस्टैंडिंग आई है। और रट करके आप परिभाषा याद कर लेते हो केवल। तो पूरे सारे भागों में हमने जो इवोल्यूशन है, मूल्यांकन है, हमारा पेपर भी हमने ऐसे ही चेंज किया है सारा। इसलिए इसमें क्या है कि जो जो प्रश्न हमने एक बार दे दिया पेपर में, वो अगले साल नहीं देते हम। पिछले 5 सालों से हमारा जो नया प्रशिक्षण का पेपर बनता है उसमें एक भी प्रश्न को हम रिपीट नहीं करते। वो कर सकते हैं हम, क्योंकि वो 5 साल पहले देने वाला अलग व्यक्ति था, इधर अलग व्यक्ति था। लेकिन जो चीज हमने पढ़ा दी एक बार क्लास में उसे याद हो गई स्टूडेंट को, तब वो रटा रटा जवाब देगा उसका, भले ही मूल्यांकन आधारित है। ये बहुत बहुत ज्यादा शार्प काम है एजुकेशन का। इसमें जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिकता की बहुत आवश्यकता है। वो सारे वाक्य जो दादा ने एक एक लिखे हैं ना प्रशिक्षण निर्देशिका में, उनको आप ऐसे के वैसे आपको यूज करना पड़ेंगे। उनका पूरे उस तरह से आपको जागरूक रहना पड़ेगा और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ही हम ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव एजुकेशन दे पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो अभ्यास कक्षा जो लगने वाली है हमारी, उसमें हमें करना क्या है कि हमारे जो मेन सिद्धांतों का प्रणयन है बता रहे हैं, वो तो मेन कक्षा में बताते हैं। अभ्यास कक्षा का उद्देश्य ये है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हमको उसको प्रैक्टिस करवानी है और प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर में क्या गलती है उनको निकलवाना है। हमारे महाविद्यालय में 15 साल का बच्चा आता है, 20 साल की उम्र में बहुत अच्छा वक्ता विद्वान बन के निकलता है। लेकिन 45 साल से जो शिविरों में आते हैं वो 2 मिनट भी नहीं बोल सकते। फर्क क्या है? क्योंकि जब वो प्रवचन करते हैं स्मारक में तो उनके प्रवचन की गलतियों को बताया जाता है। तो गलती निकालने वाला और गलती करने वाला दोनों सीखते हैं। निकालने वाला ये सीखता है कि ये गलती इसने की थी इसलिए इस गलती निकली, और मेरे को ये गलती आगे नहीं करनी है। जब वो गहराई से लिखता है तो करता है। अब हम अभ्यास कक्षा में क्या करते हैं, हमारे टीचर्स ये करते हैं कि अभ्यास कक्षा में जाएंगे और एक स्टूडेंट ने गलत पढ़ाया तो फिर 1 घंटे का जो लेक्चर है ना, जो हमारा सुबह हुई थी मेन क्लास में,
उस लेक्चर को पूरा पूरा रिपीट करते हैं। बिल्कुल गलत है ये पढ़ाना। हमें केवल अभ्यास कराना है। यदि उसने एक गलती की, उसकी एक गलती बताओ और आगे बढ़ो, उसी से बुलवाओ कक्षा में। कक्षा में सुबह जो पढ़ाया है अध्यापक ने मेन क्लास में, उसको रिपीट करने का कर्तव्य आपका नहीं है, काम नहीं है आपका, वो आपकी वो ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी केवल ये है कि एक स्टूडेंट को खड़ा किया, उससे पढ़वाया, उसकी जो गलतियां की वो स्टूडेंट से निकलवाई नीचे वालों से, और वो गलतियां आपको नोट करनी जरूरी हैं जब पढ़ाते वक्त उसकी, क्योंकि हमारे नीचे के स्टूडेंट बैठे होते हैं, वो गलत गलतियां भी निकालते हैं बहुत सारी। तो आपका ये कंट्रोल होना चाहिए कक्षा में कि सही गलतियों को आप बताओ, और गलत गलतियां बताई गई तो उसको डांटो जो बैठा है नीचे। डांटना तो है ही नहीं, उसे समझाओ कि तूने ये गलत गलती लिखी है, ये गलती इन्होंने नहीं की थी। इतना कंट्रोल आपका उस पर होना चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो आपको प्रोवाइड कराते हैं ना, ये सीट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऐसी अभ्यास कक्षा के लिए। इसमें क्या है कि सारे पॉइंट लिखे हुए हैं पढ़ाने के, आपको केवल स्टूडेंट का नाम लिखना है, और स्टूडेंट ने कोई एक कदम नहीं किया तो राइट या रॉन्ग करना है। यदि उसने छोड़ दिया तो क्रॉस कर दो, उसने गलत किया है तो आधा क्रॉस करो, या छोड़ दिया तो डबल क्रॉस करो, जब थोड़ी सी गलती की है तो आधा क्रॉस करो, सिंगल क्रॉस करो, तो आपको पता रहेगा कि स्किप कर दिया कि इसमें गलती की है। तो ये सारी काम हमें करने हैं, फिर स्टूडेंट से गलतियां निकलवानी है, और फिर जो गलतियां दोनों नहीं बता पाए या गलत बनाए, उस पर हमारे कमेंट हमको करने हैं, और फिर अगले स्टूडेंट को खड़ा करना। आपको 1 घंटे का लेक्चर जो सुबह दिया गया है पूरा नहीं देना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर मुद्दा स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट को ये बात कहनी है आपको कि भाई साहब आप क्लास में नहीं थे क्या, आप क्लास में ध्यान से जाया कीजिए, समय पर पहुंचा कीजिए। हम ये बात नहीं बताएंगे, अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, लेकिन आगे कल से नहीं बताऊंगा। और फिर उस एक पर्टिकुलर मुद्दे को 1 या 2 मिनट में आप क्लियर कर दें, और फिर अगले स्टूडेंट को खड़ा करें। हमें अभ्यास कक्षा में अध्यापक को 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है 1.5 घंटे की 2 घंटे की कक्षा में। हमें केवल उनकी प्रैक्टिस करानी। अभ्यास कक्षा है वो सिद्धांत या प्रैक्टिकल सिखाने की कक्षा नहीं है। तो इस चीज का हम यदि ध्यान रखेंगे तो उनका अभ्यास बराबर होगा, और उसके लिए आपको वो रहना पड़ेगा। अच्छा, हमको ही पता नहीं होगी क्या गलती की है इसमें, कौन से स्टेप छोड़ दिए हैं, तो फिर आप स्टूडेंट से रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग करते थे, हम बच्चे थे, पढ़ते थे जब प्रशिक्षण में, तो हम गलत गलतियां बताते थे जान करके कि टीचर को पकड़ में आ रही है कि नहीं, और फिर बहुत मजे लेते थे। अरे सर को ही पता नहीं लगा, सर को ही पता नहीं लगा। आप समझे ना? तो जितना बदमाश बच्चा होगा वो ही उतना अच्छा टीचर हो सकता है। तो जो बच्चे बदमाश होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, उन इंटेलिजेंट बच्चों पे यदि आपने हमारे अभ्यास कक्षा के टीचर ने मास्टरी कर ली, सवारी कर ली, तो आप जीत गए बस। और वो इसी तरह से करोगे आप कि इस सीट का पूरा उपयोग करो, अपनी याददाश्त के भरोसे मत रहो। ये गलती कभी मत करना कि मेरे को सब याद रहता है। आप राइट रॉन्ग लगाओ, और गलत गलती बताई जा रही तो उसी वक्त टोको उसको, सही गलतियां सारी बताओ, सारी फोकस होनी चाहिए। इसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है, एकदम चीज ही बदल जाएगी। अभी हमारे पास शिविर आरंभ होने में 15 दिन का समय शेष है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वो सारे 15 दिन का समय में जितने भी हमारे अध्यापक लोग हैं जो एक्चुअल पाठशालाएं चला रहे हैं, उनको प्रेरित करें और उनको साथ में लेकर के आए शिविर में, और उनको प्रशिक्षण में बिठाएं, ताकि ये नया सिस्टम उनके भी ख्याल में आए, है ना। हमने इस किताब में 2 और सर्टिफिकेट भी डाले हैं। हमने 18 दिन का प्रशिक्षण दिया, उसके बाद में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और नियमित दक्ष शिक्षण प्रमाण पत्र हमने इसमें ऐड किए। 2 व्यवस्थाएं वो इसलिए की है कि 18 दिन की ट्रेनिंग ली, लेकिन उसमें उसे 2-4 बार 10 बार पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो वो अपने गांव में जा करके और वहां पर पढ़ाए, 8 कक्षाएं ले, और 8 कक्षाओं की पूरी रिकॉर्डिंग हमको भेजे हमारे सेंटर पर, तो हम उसे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देंगे उसके बाद वाला।
जो 18 दिन में मिला उसके अलावा। और यदि वो 50 कक्षाएं ऐसी लेता है और 10, 20, 30, 40 और 50वीं कक्षा की रिकॉर्डिंग हमें भेजता है और उन सब लोगों के नाम भेजता है जो उसमें शामिल हुए थे, तो हम उनसे कंफर्म करके कि नियमित कक्षा लेने वाले हैं, उन्हें नियमित दक्ष शिक्षक प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराएंगे। ये हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन हमारे अभ्यास कक्षा के टीचर्स को ये पता नहीं था, किसी ने भी किया नहीं, इसलिए कुछ हुआ नहीं। इस बार हमारा ये कहना है कि बार बार ये दोनों बातें आप अपने प्रशिक्षण लेने वालों को बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि ये चीज, ये सर्टिफिकेट आपको ज्यादा वैल्यू रखेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकली आपने समाज में काम किया है उसका सर्टिफिकेट है। तो हम सबको प्रेरित करें कि वो जाके अपने गाँव में ऐसा करें। ये काम हमें अभ्यास कक्षा में करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो चेंज हमने इसमें लाए हैं वो ये कि हमारे मन और दिमाग में जैन दर्शन का मूल उद्देश्य जो है ना, वो पूर्ण सुख की प्राप्ति। और वो कैसे प्राप्त होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो कर्तावादी और भगवान जगत का कंट्रोलर है, इस की मान्यता वाले हैं। जबकि जैन दर्शन उसके एकदम 180 डिग्री पर उल्टी साइड में, उत्तर की जगह दक्षिण ध्रुव पर बैठा हुआ है। वो जैन दर्शन बताता है कि हम अकर्तावादी हैं और हम वस्तु स्वातंत्र को मानते हैं कि हर पदार्थ एकदम पूरी तरह स्वतंत्र होता है। तो हमने ये चीज जोड़ी इसमें दादा की परमिशन के साथ, इस साल जोड़ी है, दादा की परमिशन के साथ जोड़ी है। हमने ये शो प्रेजेंट किया, दादा ने उसे पास किया, तब इसमें डाला है। प्रशिक्षण निर्देशिका की पहले पेज पर शुरू होता है, दूसरे पेज पर आया है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपकी जानकारी की। जगत के सामान्यतः सभी दर्शन एवं भौतिक विज्ञान पुद्गल पदार्थ यथा रोटी, कपड़ा, मकान आदि को ही प्रमुखता देते हैं या पुद्गल के साथ होने वाला जीव को ही जीव मानते हैं, तो उन्हीं के सुख के लिए प्रयत्नशील हैं जो कि भौतिक, पराधीन और क्षणिक हैं। इसके ठीक विपरीत जैन दर्शन इन क्षणिक संयोगों के पार आत्मा की ओर आपको ले जाता है। वह कहता है कि यह आत्मा अत्यंत सामर्थ्यशाली, स्वयं में पूर्ण एक स्वतंत्र पदार्थ है। पूर्ण सुखी भगवान जगत को जानते देखते मात्र हैं, वे जगत के कर्ता हर्ता नहीं है। जगत का प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतंत्र है, मेरी आत्मा भी पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए अपने सभी कार्यों का जिम्मेवार स्वयं ही है। उसको स्वर्ग में वस्तु स्वातंत्र बोलेंगे। आत्मा अपने अज्ञान व असंयम के कारण दुखी और अपनी भूल सुधार कर स्वयं सुखी में मुक्त हो सकता है। मुक्ति की अवधारणा इस जीव को प्रकट में अपनी व पर की पर्याय ही ज्ञान में आती हैं, जिसके आश्रय से संसाराधिक सुख दुख उत्पन्न होते हैं, जबकि प्रत्येक पर्याय अत्यंत सामर्थ्यशाली द्रव्य स्वभाव के गुणों का एक समय का उत्पाद है। यदि उत्पन्न विनष्टि पर्यायों में पर्याय से दृष्टि हटाकर अभेद द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि स्थिर की जाए तो स्थायी सुख उत्पन्न हो सकता है। यही एक मुक्ति का मार्ग है। तो ये चीज हमने इसमें पहले पेज पर, दूसरे पेज पर जोड़ी है, और वो इसलिए जोड़ी है क्योंकि हर पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं, हर पाठ में से हमें उसे इस चीज पर फोकस करवाना है कि जैन दर्शन अकर्तावादी है और वस्तु स्वातंत्र को मानता है। और ऐसे ही उदाहरण, ऐसी ही कथाएं, ऐसी ही चीजें हमारे ग्रंथों से या बाहर से कहीं से भी हमें लेनी है जो इसके सपोर्ट करती हों। क्योंकि होता क्या है कि सारी दुनिया कर्तव्य तो बताती है, और फिर हम भी उस कर्तव्य को ही इसमें अपने उदाहरणों में दें। तो अभी लंबा प्रवचन नहीं करना, इसलिए मैं उस बात को आगे बढ़ता हूँ। मैं कभी बाद में से एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन हर पाठ में से हमें वो निष्कर्ष निकालना है, फोकस करना है, स्टूडेंट तक वो भाव पहुंचे। जब तक यदि पूरा जैन धर्म पढ़ लिया और उसे यही पता नहीं लगा कि जैन धर्म अकर्तावादी वस्तु स्वातंत्र वाला है, क्रमबद्ध पर्याय को मानता है, सर्वज्ञता को मानता है, वितरागता को मानता है, यही समझ में नहीं आया तो फिर समझा क्या उसने जैन धर्म? तो ये इस फोकस को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना है सारे पाठों को। ठीक है। फिर इसके बाद है कि अब जो इसमें हमने चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्यों किए हैं और कैसे किए हैं। तो ये जो प्रशिक्षण निर्देशिका में मैंने जो परिवर्तक संपादक की ओर से है उसमें पॉइंट दिए हैं, अभी उनको नहीं पढ़ता हूँ, उतना समय नहीं है अपने पास में, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है कि भावासन परक यदि हम स्टडी नहीं करवाएंगे तो वो स्थायी नहीं होती है।
हमारे अंदर में बैठती नहीं, घुसती नहीं है, आत्मसात नहीं होती है। इसलिए हमने भावासन परक स्टडी इसमें शुरू की है। और जीवन उपयोगिता के बिना आज पढ़ने का कारण नहीं रहता। आज यदि जीवन उपयोगी नहीं तो आज पढ़ना नहीं है, इसलिए वो नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें डाला है। और विद्यार्थी की सक्रियता व दिमाग के उपयोग के बगैर कक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। ये जो भी परिवर्तन हमने किए हैं, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, गृह कार्य, इन सब में जो भी परिवर्तन हमने सजेस्ट किए हैं वो सारे के सारे परिवर्तन विद्यार्थी कक्षा में फुल्ली एक्टिव रहे, पैसिव नहीं हो जाए, नींद नहीं आए, वो मोबाइल में अपने व्हाट्सएप नहीं देख रहा हो या किसी को मैसेज करने में बिजी ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए किए। तो जैसे अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे सारे विद्वानों के बीच में से यही सबसे ज्यादा अभ्यास कक्षा के टीचर्स में से आता है कि ये जो व्याख्या जो आपने की है उसमें संवाद, 2-3 स्टेप दिए ना अपन ने। एक तो है संवाद, संवाद पहले सबसे पहले तो है वो पूछना उनसे, फिर संवाद और फिर स्पष्टीकरण, है ना, व्याख्या करनी है अपन को। तो उसमें जो हमने जो 3 स्टेप किए हैं, अब आप कहते हो कि भाई साहब ये जो आपके हैं मूल्यांकन कर रहे हो आप, इसकी क्या जरूरत है, उसको पढ़ाया तो है ही नहीं हमने, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या समझ में आया। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई है। जो हमने किया ही नहीं है वो हम कैसे पूछ सकते हैं उससे। ये हमारे तरफ से रेसिस्टेंस आती है, ये स्टेप बेकार है। संवाद बेकार है कि हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों करें। इसलिए करोगे आप क्योंकि हम उससे ये कहते हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ कर आइए पाठ को। हम जानते हैं कि 40 स्टूडेंट है या 20 स्टूडेंट है क्लास में, तो 10 पढ़ के आएंगे, 10 पढ़ के नहीं आएंगे। तो हमने आदर्श वाचन में अनुकरण वाचन करवाया उनसे। उस वक्त कहते हैं उनको निर्देश देना है कि आप इसमें मूल मुद्दों को पॉइंट आउट कर लीजिए, देख लीजिए, और आपको जो सबसे प्रायोरिटी वाइज जो सबसे मूल मुद्दा लग रहा है उसको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर से प्रायोरिटाइज करिए। तो अब वो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन के वक्त भी वो बिजी हो गया, क्योंकि उससे पूछा जाएगा कि इसमें क्या मुद्दे आए हैं। और जब वो शुरू किया मूल्यांकन उसका, तो हमने पूछा भाई दो द्रव्यगुण पर्याय में से पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था। एक स्टूडेंट ने एक मुद्दा बोला, उसने 5 मार्किंग किया है। दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किया, दूसरा मुद्दा बोलो आप जो इसने नहीं बोला है। अब वो कक्षा में अनुपस्थित हो ही नहीं सकता, वो सो ही नहीं सकता, वो इधर उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे जवाब देने हैं। तो इस तरह से उससे हमें जवाब मांगना है कि उसने क्या, अब उसको जो पढ़ने में क्या समझ में आया है। अब एक ही पाठ को, द्रव्यगुण पर्याय को, हम 10-11 साल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, 16-17 साल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, और 25 साल से 50 साल या 80 साल व्यक्ति को भी पढ़ा सकते हैं। हमारे सामने कौन सी क्लास है, उनका क्या स्तर है। व्यक्ति पढ़ने वाला 60 साल का है, लेकिन उसे नमोकार मंत्र में अंत्य दीपक होता है यही पता नहीं है कुछ भी। तो हमें उसे कहाँ से शुरू करना है, और यदि वो विद्वान है एकदम, उसके सारी चीजों के जवाब दे रहा है, तो उसे कहाँ से कहाँ पे ले जाना है वो हमें उसके ज्ञान से पता लगेगा। और पाठ पढ़ करके, ओरिजिनल पाठ को पढ़ करके, आपके बताए बगैर उसने क्या उसमें से निकाला, उसका दिमाग चल रहा है कि नहीं, उसने इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी, द्रव्य की परिभाषा को इंपॉर्टेंस क्यों दी, गुण की परिभाषा को सेकंड नंबर पे क्यों रखा। तो उसका दिमाग लगाना है उसमें हर चीज पे। जब वो इतना दिमाग लगा के शुरू होगा तो आपका बोझा कम हो जाएगा, जितना ज्ञान उसको जान करके, और उसका हो जाएगा। अब मान लो हमने द्रव्यगुण पर्याय वाले पहली एनबीटी में उससे प्रश्न पूछे, उसमें से 10 प्रश्न निकल रहे हैं, और उसने 5 प्रश्न ही बताए लोगों ने, और द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है ये छोड़ दिया, गुण पर्याय द्रव्यगुण को छोड़ दिया। तो हमें दूसरे स्टेप पे जाना है संवाद में, कि भैया आप में से किसी ने भी गुण पर्याय द्रव्यम इसको क्यों छोड़ दिया। ये भी तो एक बात इधर आई है ना, इंपॉर्टेंट है ना, आपने क्यों छोड़ दिया। स्टूडेंट्स ने जो उस पोर्शन में से महत्वपूर्ण मुद्दों को नहीं निकाला है, उनको क्यों छोड़ दिया गया, वो हम उनसे ही पूछ रहे हैं। तो वो विचार करेगा हाँ यार ये तो बहुत बात थी, ये क्यों नहीं मैंने छोड़ दिया।
अब वो अगली बार जब अगला पाठ का पोर्शन पढ़ेगा तो वो उन चीजों को भी इग्नोर नहीं करेगा, वो एक्टिव रहेगा उसमें। और कोई चीज गलती से छूटती जा रही है तो उसे उसका ज्ञान होता जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमने ये लिया। अब हमने जो चीज बची रही फिर बाद में, और पूरे पाठ को हमने समरी के रूप में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ गए हैं पूरी अच्छी तरह से, उनको भी हमें बोलना है, और जो नहीं आए हैं उनको भी बोलना है। लेकिन उसमें हमें कितना समय व्यतीत करना है किस चीज में, वो हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। यदि द्रव्य की परिभाषा को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया लेकिन गुण को नहीं किया गया, तो हम गुण की परिभाषा को अच्छी तरह समझाएंगे, द्रव्य को बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम वो क्रिटिकल वाले मुद्दे लेंगे। दोनों में विश्व की परिभाषा और द्रव्य की परिभाषा में समूह शब्द आया है, तो दोनों में समूह शब्द एक ही है कि अलग अलग है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने अपने विवेचन में। तो ये इस तरह से, ये इसमें स्टूडेंट सो नहीं सकता, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर का कमांड यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। आप ऐसे कैसे उठ के आओगे, क्लास में खड़े हो गए और पढ़ा दिया, वो संभव नहीं हो पाएगा। इस सिस्टम में, नए सिस्टम में टीचर को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। हमने तो यहाँ तक इसमें है, जागरूकता क्या है कि एक स्टूडेंट, क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बोल बोल करते हैं, लगातार हर चीज पे बोलना है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछने का नंबर आता है तो ऐसा किताब कर लेता है सामने, सर देख नहीं ले, कहीं पूछ लिया तो जवाब देना पड़ेगा। आता है जवाब, जवाब आता है। मैं वैसे ही स्टूडेंट था, मैं वो काम करता था कि मेरे को टीचर पूछे ही नहीं, अंदर कोशिश करता है नहीं पूछे, बहुत शाई था स्कूल में। तो वो गर्दन इधर कर लूंगा, उधर कर लूंगा, ऊपर करूंगा, ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा जैसे सब कुछ आता है ताकि टीचर नहीं पूछे। तो कई सारी एक्टिंग करता था। तो अब हमें क्या करना पड़ाते वक्त में कि जो स्टूडेंट हर चीज का जवाब दे रहा है उसकी सही बात पे भी उसे कम प्रमोट करना है, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का स्टूडेंट। और जो व्यक्ति छिपने की कोशिश कर रहा है उसको क्लास में खोलना है हमको थोड़ा उसको, तो उससे गलत जवाब और बहुत अच्छा कोशिश की, पहले उसकी प्रशंसा करो। ऐसा नहीं गाजर मूली की तरह हमने एक सिद्धांत सिखा दिया कि सबकी जवाब दिया तो पहले प्रशंसा करनी चाहिए, तो सबकी प्रशंसा करनी है। तो हमने बता दिया कि नहीं, सबके सबके गलती निकालनी है तो सबकी गलती निकालनी, किस स्टूडेंट की गलती निकालनी है और किस स्टूडेंट की प्रशंसा करनी है और कब करनी है और कितनी करनी है, वो सब नाप तौल है, ये मनोविज्ञान है उसका देख करके। क्यों, तो धीरे धीरे करके उसे प्रमोट करोगे तो बोला मैं तो हर बार एक सही जवाब दे रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, तो नॉर्मल हो जाएगा, क्लास में बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स का उपयोग करना है हमको, लेकिन उसके लिए आपका कमांड, सब्जेक्ट में पकड़, सारे प्रश्न आप खुद निकाल करके लेके जाओ। आपको पता है 200 पेज की किताब मैंने बनाई है, बालवो बाटमल भाई 1-2-3 और बीता 1-2-3 के ऊपर, एक एक पाठ के 50-50, 100-100 प्रश्न बनाए हैं। उसमें भावार्थ, पारिभाषिक अलग निकाले हैं, भाववाचन पर अलग निकाले हैं, और जीवनोपयोगी अलग निकाले हैं। अब उसको और समृद्ध करना, वो सारी की सारी पुस्तकें हम अपने अध्यापक को प्रोवाइड कराएंगे। अभी अंडर डेवलपमेंट अवस्था में है, ऐसे कैसे नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन मेरे और शांति जी के पास में वो रहती हैं हर प्रशिक्षण में। पिछले साल थी, इस बार भी रहेंगी। पिछले साल से इस बार उसको डबल कर दिया क्वेश्चन बैंक को, शांति जी बढ़ा दिया। करीब करीब बीता विज्ञान पाठशाला भाग 3 और 2 के 5 पाठ बाकी हैं अभी करने, जब तक मैं शायद कर सका तो कर दूंगा पूरा। तो वो सारे हम बनाते जा रहे हैं साथ में, हर पाठ के ऊपर गेम बनवा रहे हैं। हमारी भावना भाभी हैं बोरीवली में, वो बना रही हैं। पिछले साल 25 गेम बना के भेजे थे, लेकिन बहुत लेट आए थे हमारे साथ, तो उसे हम लागू नहीं कर पाए। इस बार हमने उनको रिक्वेस्ट की है, और भी नए गेम आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम आप तक भी प्रोवाइड कराएंगे, हमारे टीचर्स को भी प्रोवाइड कराएंगे जो अध्यापक कक्षा लेते हैं ना, एक्चुअल कक्षाएं, क्योंकि ये सारी चीजें वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमें उनमें भी ये प्रैक्टिस डालनी है। तो हम ये देंगे कि आप सब लोग अपना अपना एक पार्ट कोई भी लें और उस पर ऐसे प्रश्न बना के अपना बना करके हमको सबमिट करें। इस सेमिनार के अंत में हम आपको देंगे ये काम, होमवर्क, जो कि आपको वहां लाना है और हमें बना के देने हैं सारे।
किसी भी एक पाठ का आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें, उसमें सारे पारिभाषिक प्रश्न उत्तर निकालें, भावासन पर प्रश्न उत्तर निकालें और जीवलोगी बना करके पूरी शीट बना करके लेकर के आए। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि इससे ये सिस्टम क्या है, वो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट होगी और फिर हम अपने प्रश्न बताएंगे आपको कि इस पार्ट में देखो इतने प्रश्न बनते थे, आपने इतने निकाले। ये ऐसा भी हो सकता है, गलती नहीं है कुछ भी, ये कि क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी में गलती नहीं होती, कोई किसी तरह से क्रिएटिव होता है, दूसरा जना किसी दूसरी तरह से क्रिएटिव होता है, वो गलतियां नहीं है कुछ। ये है कि जिस तरीके से हमें, और अलग अलग बेस क्या हो सकते हैं क्रिएटिविटी के, वो हम आपको सब तरह के प्रेजेंट करेंगे धीरे धीरे। बहुत काम बाकी है, बहुत शोध खोज बाकी है इसमें। ये लगातार परिवर्तन का काम है, लगातार आगे बढ़ने का काम है। ये परिवर्तन का कोई अंतिम दौर नहीं हो सकता है, तो यह मत समझो अब परिवर्तन और नहीं हो सकता है। परिवर्तन तो करने पड़ेंगे हमको, लेकिन हम वो लॉजिकल हैं, हमारे फायदेमंद हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे। यदि हमें फायदेमंद है वो, तो हम उसे लागू करेंगे। यदि हमें लगता है इससे गलत मैसेज जा रहा है किसी पर, हमारे श्रोताओं पर, तो हम उसे वापस ले लेंगे। और ये प्रयोग की प्रक्रिया लगातार चलती रही, परिवर्तन लगातार होते रहेंगे। अगले साल हम कुछ नया लेके जाएंगे, उसके अगले साल और कुछ नया लेकर के आएंगे। मैं नहीं लाऊंगा तो कोई दूसरा लेकर के आएगा। और जब तक हम इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो हम इसको करें। तो मैंने आपको बताया कि अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हमें जो पढ़ाना है, हमें स्टूडेंट को सिखाना है कि कक्षा में उदाहरण, कथाएं, उदाहरण जो भी देते हैं, हम ऑडियंस के हिसाब से दें। कभी कभी हम डॉक्टर्स की सभा में जाके जैन धर्म सुना रहे हैं, कभी हो सकता है इंजीनियर्स की सभा में जाके जैन धर्म सुना रहे हैं, कभी हो सकता है जैन सोशल उसमें जा रहे हैं, और कभी हो सकता है कि हमारे मुमुक्षुओं के बीच में जाके बोल। तो जैसा सामने ऑडियंस है, कभी 8 साल 10 साल के बच्चे होंगे, कभी 20 साल 25 साल के युवक होंगे, उनके हिसाब से उनके जीवन में घटती हुई घटनाओं को आप शामिल करोगे, उदाहरण दोगे उनके जीवन के, तो वो उनको एकदम लिंक करेंगे, वो जुड़ेंगे उनके साथ। यदि आप ने डॉक्टर की सभा में जाकर के और किसी साहित्यकार का उदाहरण दे दिया, तो उससे समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ होता है। तो वो चेंज हमको करना है, वो मटेरियल भी हम धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम बेसिक बना लें, फिर बाद में स्पेशलाइज अलग अलग फील्ड वाले लोगों के हिसाब से उदाहरण, कथाएं, उद्धरण, कहानी, कंपेरिजन सब तैयार करेंगे अलग। और वो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, मॉरल सहयोग भी चाहिए और फिजिकल सहयोग भी चाहिए। तो ये चीज धीरे धीरे समृद्ध होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, और हम आगे जा करके बहुत बड़ा काम जैन धर्म के क्षेत्र में कर पाएंगे। गलतियां पूरी पता होनी चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको। अधिक गलतियां हो तो एक बार आप उसके अंश को पढ़ाकर दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। पूरा नहीं पढ़ाना है अभ्यास कक्षा में। अभ्यास कक्षा में यदि आप 2 घंटे की कक्षा में 15 मिनट से ज्यादा यदि अभ्यास कक्षा का टीचर बोल रहा है, तो हमारे लिए वो 0 नंबर वाला पॉइंट है। आप भले कितने इच्छा किया हो आपने, नो मैटर। अच्छे बुरे का सवाल नहीं, सवाल है कि उस कक्षा का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। आपको 5-10 मिनट ही बोलना, जितना कम आप बोलोगे उतने ज्यादा नंबर आपके। जितना ज्यादा आपने बोला, वो आपने मेहनत भी ज्यादा करी और नंबर भी कम पाए, ऐसा समझना। अच्छा, आप जब गलतियां, आप खुद पढ़ाना होता है, कभी कभी हमें करके दिखाना पड़ता है। जैसे अभी आप पिछली बार मेरी परीक्षा ली थी सब लोगों ने, तो आपने बना तो दिया कोर्स, एक बार पढ़ा के तो दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो वैसा वो पहलवान हूँ जो अखाड़े में जाके चारों खाने चित्त लेटा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि यदि कोई वैज्ञानिक जिसने साइकिल बनाई है या एरोप्लेन बनाया है, वो वैज्ञानिक खुद एरोप्लेन चलाने वाला बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई साहब मुझे माफ करो, मैंने बनाया है, लेकिन मैं अच्छा पढ़ा सकूं जरूरी नहीं है। मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, वो कोई दूसरे हो सकते हैं। लेकिन लोग आप पीछे पड़ के पढ़ाओ तो पढ़ा के दिखाना भी पड़ा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यदि आपको पढ़ा के ऐसे दिखाना पड़े, तो या तो मेरी तरह चारों खाने चित्त हो जाना पहले, और नहीं तो उसका सही रास्ता ये है कि आप
स्टूडेंट को पहले बोल दो कि मैं ये पढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको सैंपल का, लेकिन मैं इसमें कुछ जान करके गलतियां छोड़ूंगा और वो गलतियां आपको निकालनी है। अब यदि कोई भूल से आपसे गलती हो गई जो आप वास्तव में भूल गए हो, तो भी वो पकड़ेगा तो आपने जान कर मैंने जान कर कि उसमें चले जाओगे। तो हमारे टीचर की रेस्पेक्ट पूरी बनी रहे, इसका प्रबंध भी हम कर रहे हैं। तो उसका ये रास्ता है कि आप पहले बोलो साहब मैं गलती करूंगा, अब आप नहीं निकाल पाए गलतियां तो आपको नोट करनी है मेरी गलती भी पढ़ाने की, आप समझे ना। तो अब उसमें जो आपकी जो आप कोशिश ये करिए कि कोई गलती नहीं हो, लेकिन इन केस गलती से कभी छूट गया, कोई स्टेप छूट जाते हैं, किसी से भी हो सकता है, तो वो गलती निकालेगा, तो देखो मैंने कहा था ना, एक बार बिल्कुल बराबर पकड़ा है इसने। यदि आपने नहीं कराया तो आपको पता है, यदि करा दिया था तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे किया था आपने। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको शीट भेजी है उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अभी जो हमारी अभ्यास जो टीचर्स पढ़ाएंगे, ये वाली जो शीट भेजी है मैंने आपको, इसमें सारे के सारे सोपान हैं, सब सोपान के नंबर दिए हुए हैं। आपको नंबर जोड़ने से कोई मतलब नहीं, राइट रॉन्ग करना है आपको, केवल अध्यापक का नाम लिखो ऊपर और फिर आप राइट रॉन्ग कर रहे हो, क्या गलतियां छोड़ी हैं। हम भी वही काम करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या क्या गलतियां, क्या छूट गया, क्या रह गया, और आपको सब बतानी है। और ऑब्वियसली आप लोग हमारी परीक्षा भी लेना चाहोगे तो कुछ बताओगे, कोई गलत गलतियां बता दोगे तो फिर हम उसे करेक्ट भी करेंगे। पर हम हमारे पास में कुछ तरकीब ऐसी भी हैं कि उसके बाद हम नहीं करें तो भी हम बच के निकल जाएं, तो वो एक आध तरकीब मेरे लिए रहने दो आप मेरे पास, ठीक है ना। तो ये आप अपने यहाँ प्रिंट आउट निकाल लें। हमारे 20 25 30 अध्यापक होंगे, एक सीट में 3 3 6 3 9 10 11 हैं, 2 सीट में आपके सारे अध्यापक कवर हो जाने चाहिए, 2 या 3 सीट में। और आप उसे इसका उपयोग करें अभी भी, और वहाँ कक्षा में भी करें हमेशा। हम इसे बहुत रेसिस्ट करते हैं, फालतू की हम बना के देते हैं हर बार, और हमारी स्टेशनरी सारी बेकार चली जाती है। लोग बाग सोचते हैं कि हमने उसका उपयोग फायदा कर दिया संस्था का, कि हमने ऐसी ली थी ऐसी कैसी वापस दे दी संस्था को, तो स्टेशनरी बचा दी। नहीं, बचाई नहीं है आपने, आपने वो बर्बाद कर दी। यदि आप इसको पूरा गूंद करके देंगे हमें, तो कदाचित हम उसे अप्रिशिएट करेंगे कि आपने मतलब उसमें काम किया। तो आप इसे इसका उपयोग करें। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि सभी लोग एकदम समय पर ज्वाइन करें पूरी कक्षा को, ये तीनों पूरे सेशंस को, क्योंकि जितना पढ़ाने वाले को करना है उतना ही आपको भी सीखना है सुन करके। क्योंकि वो गलतियों पे आप करोगे उतनी शार्पनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएंगे सारे स्टेप्स उस ये करने से। इसलिए हर सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सबको ज्वाइन करना है। ये नहीं कि अभी मेरे को तो पढ़ाना नहीं इस सेशन में तो मैं अगले सेशन में जाऊंगा, तो कमजोर रह जाओगे आप। सभी समय पर आए, एकदम राइट टाइम शुरू कर देंगे हम आगे से क्लास। भले ही एक ही जना आए, मैं और शांति जी हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन लेट नहीं करना है। आप लोग समय पर आए, आप लोग डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आप अपनी कक्षा को भी डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है। इसीलिए हम ये जोर देते हैं कि अभ्यास कक्षा में टीचर को 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए और अंत तक रहना चाहिए, और वो काम आपको उधर भी करना है और हमको भी इधर करना है। दोपहर के सेशन के पूर्व सभी एक बार अपनी रिकॉर्डिंग, जिन लोगों ने नहीं है ऑनलाइन नहीं हुए, केवल 20 लोग ही हैं, टीचर्स तो 10 15 ही हैं, 15 ही हैं, तो वो लोग सुन लें ताकि ये सारे निर्देश उनको ख्याल में आ जाएं। तो दोपहर के सेशन के पूर्व यदि आप में से कोई बिलिंग कर रहा है, पढ़ाना चाहता है, तो हमको मेरे को नाम दे दें, नहीं तो हम रैंडमली बुलाएंगे किसी को भी। आपको तैयार होना चाहिए, तो नाम दे देंगे तो हम उनको बुलाएंगे, और नहीं तो रैंडमली फिर हम बुलाएंगे, है ना। तो सभी लोग तैयार हैं। कोई सा भी पाठ हो वो पढ़ाना है, पाठ के शुरू से लेके अंत तक के सारे सोपान लगाने हैं आपको, रेलेवेंट टू अनविति। कोई सा भी अनविति ले रहे हो आप, अंतिम पोर्शन नहीं ले रहे हो आप, तो भी आपको पूरे सोपान लगाने हैं। उसके बाद में किस अनविति में कौन से सोपान छोड़ने होंगे, हमें यदि जरूरत होगी तो हम पूछ लेंगे। इन सबका इवोल्यूशन शांति जी, कमल जी भाई साहब, परमात्म जी मेरे द्वारा किया जाएगा, और उसका उपयोग हम आगे हमें जो नए डेवलपमेंट होने हैं उसमें उससे किस व्यक्ति को किस लेवल पर
हमारे साथ में शामिल करें, इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें तो जरूरत तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन किस व्यक्ति की क्या योग्यता है इस हिसाब से हम डिसाइड करके और फिर उससे उसके योग्य कार्य उससे लेंगे। सबसे काम लेना है हमको, किसी को छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन कौन व्यक्ति किस योग्यता का है उससे हम क्या काम ले जा सकते हैं वो काम हमें लेना है, तो वो लेंगे। वो रेफरेंस बुक और गाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो हो सकता है इस साल हम आप सभी को नहीं दे पाए, मतलब, लेकिन अगले साल या आगे के कुछ समयों में, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर पर और उसमें बहुत सारे शब्द आते ही नहीं है, बहुत गलतियाँ आती हैं, तो वो गलतियाँ मैं फिर सीधी सीधी जयपुर भेज देता हूँ, फिर जयपुर में टाइप होती हैं, तो उनको प्रूफ रीडिंग वगैरह होता है, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं, तो वो सब चीज़ें करेक्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। उसके पहले शांति जी देखते हैं हर चीज़ को, शांति जी उसको पास करते हैं, पूरे उसमें सजेशन देते हैं, फिर उस हिसाब से तदनुसार परिवर्तन करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कोई भी एक काम करने के लिए हमें महीना 1.5 महीना लगता है, छोटा छोटा काम करने के लिए भी, तो वो सब हमें पूरा करना होता है। तो जब ये तैयार होगी तब हम आप लोगों को और जो हमारे जो नियमित दक्ष टीचर हैं जो अलग अलग शहरों में पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, उन सबको हम प्रोवाइड समय आने पर कराएंगे, जब प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगी सब चीज़। तो इस तरह से है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोग का दिल से सहयोग चाहिए और दिमाग से सहयोग चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए। आप ये शिविर जो है ना, अब आगे अगले वाला शिविर अभी दादा के अनुपस्थिति में पहला शिविर हो रहा है, दादा की अनुपस्थिति में पहला शिविर हो रहा है, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरी इच्छा है कि मैं जितना पिलता हूँ उतना ही आप लोगों को भी पिलूं। शिविर में आपको आराम नहीं करने दूंगा, आप हर मेन कक्षा में को अटेंड करें, अभ्यास कक्षा में जाएं। शुरुआत के 3 दिनों में हम रात में भी सेशन लेंगे दोबारा से इसको पढ़ाने का, ताकि आप लोग एक्यूरेट हो जाएं। वहाँ पे 20, 21, 22 को रात के समय में हम बैठ करके और फिर दोबारा पढ़ाएंगे फिजिकली। अभी तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी हमको, है ना, लेकिन उस वक्त में सामने होगा तो वो उस तरह से करेंगे। और लेकिन वो इस तैयारी से आए कि पिकनिक बनाने आ रहे हैं, इस तैयारी से मत आइए इस बार। एक बार कम से कम मेरा साथ दीजिए, मेरा सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप पिकनिक बनाने नहीं आ रहे हैं, इस बार हमको अपने धर्म के लिए खड़ा होना है। हमारे धर्म प्रचार की जो गतिविधियां हैं उनको खड़ा करना है प्रभावशाली ढंग से, ताकि दादा की अनुपस्थिति लोगों को महसूस ना हो। हमें तो होगी बहुत, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें लेक कर रही, लेकिन दुनिया को अनुपस्थिति महसूस ना हो उसके लिए आप सब लोग जी जान से इस बार जुटें, इसको सफल बनाएं, इसके फॉर्मेट को एक्सेप्ट करें एज इट इज। और यदि कोई परिवर्तन लगता है तो आप हमें बताएं, हम उसे करेंगे। लेकिन जब तक आपको वो परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप अपनी अकल नहीं लगाएं कि हमें ऐसा करना है। हमें सब क्लास में से, एक क्लास में से स्टूडेंट एक टीचर के पास से दूसरे के पास जाए तो उसे सेम बात मिलनी चाहिए, कोई दूसरा अलग विचार नहीं मिलना चाहिए, तो डुप्लीकेट होगा हमारा काम। नहीं तो अरे वो टीचर ऐसा बोलते हैं, वो टीचर ऐसा बोलते हैं, इनके में इनमें ही वो हिसाब किताब, तो हमको क्या करने का। इसलिए ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो अच्छाई है आप आपस में एक दूसरे से शेयर करें, जो गलती है शांति जी, परमात्म जी, कमल जी, भाई साहब मेरे को बताएं, हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। इस बार आपसे फिर फीडबैक लेंगे, फीडबैक संभल के दें। यदि अच्छा है तो अच्छा लिखें, यदि खराब है तो खराब लिखें, क्योंकि यदि खराब लिखेंगे आप तो हम पूछेंगे आपसे कि क्या खराब थी, उसे कैसे सही किया जाए, और सही करने के क्या तरीके होंगे, और कैसे लागू होगा वो सब सारी जनता पर, सब जगह पर उसका क्या फायदा होगा। इतनी वर्जिश आपको उसका जवाब देना है। यदि अच्छा है तो आप खुले मन से तारीफ करें तो हमारा मन आगे बढ़ेगा। और इस बात को ध्यान रखें कि दादा गुरुदेव और दादा के इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, चलाते रहना है। तो सब लोगों को कम से कम एक एक अभ्यास कक्षा के टीचर को 4-4, 5-5 छात्र लेकर के आने। हमारे कमल जी भाई साहब इसमें बहुत उत्साहित हैं,
वो भी इसके बाद अपने सेमिनार के बाद वहाँ जाएंगे एरिया में और लोगों को बुलाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे निखिलेश जी ने सुझाव दिया था कि कुछ बड़ी उम्र के लोग आते हैं, जो संजय जी को मैंने बताया था शुरू में आपको लेक्चर के कि संजय जी ने क्या दिया है, संदीप जी डडूका जी ने, और उसको हम लागू कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। इसी तरह निखिलेश जी ने हमको सलाह दी थी कि जो 40, 50, 60 साल के ऊपर के लोग शामिल होते हैं, वो लोग इसलिए छोड़ के भग जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत होती है, परीक्षा इतनी कठिन होती है कि वो परीक्षा दे नहीं सकते, इसलिए वो बीच में छोड़ देते हैं, हार जाते हैं मन से। तो उनके लिए भी हम चेंज करेंगे थोड़ा बहुत फॉर्मेट में, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं करेंगे ताकि उनका इवोल्यूशन तो सच्चा हो, लेकिन उनमें उनकी जितनी मेहनत हो रही है उस मेहनत को हम कम कर सकें और वो अंत तक हमारे पास टिके रहें। ये जो प्रशिक्षण है वो केवल दूसरों को पढ़ाने का, सीखने का नहीं है, ये हमको कैसे तत्व ज्ञान अर्जित करना है, हमको शास्त्रों का मर्म कैसे निकालना है, उसके लिए भी बहुत बड़ा सहायक है। इसलिए वो सहायता एक एक लेमैन को, जिसको पढ़ाना नहीं है कभी भी, वो भी इसमें शामिल होगा तो उसको फायदा होगा। ये बात आप सबको बताएं, बड़ी उम्र के लोगों के लिए हम स्पेशल करेंगे, वो बात भी सबको बताएं। तो इस तरह की सारी चीजें आप लोगों के अंदर में जो धारणा है कठिनाई की, मुश्किल की, उसको दूर करने की कोशिश करें, और जो चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह खड़े ही हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत करें। चैलेंजेस के को सही करने के लिए हम लोग मेहनत करें और उनको सरलता बताएं इसकी, विषय की, और उसको फायदा क्या होगा ये बताएं, तो हमारा फायदा होगा। तो आप सभी लोग इसमें हमारे साथ जुड़ें, हमारा सहयोग करें, हमारे साथ पॉजिटिवली कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसी आशा के साथ में अपनी बात समाप्त। अभी समय पूरा हो रहा है, इसलिए आपस में चर्चा लेते हैं। अध्यापकों में से किसी को कोई बात रखनी हो वो हैंड रेज करे, उनको अनम्यूट कर देंगे। हाँ संतोष बोलिए। अच्छा, ये जो आपने कहा कक्षा में अध्यापकों का समय कम करना और स्टूडेंट्स को ज्यादा करना, ये बहुत अच्छा है। इसमें अपन बच्चे अक्सर बोलते नहीं या कोई साय बच्चे होते जैसे आपने कहा, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कोल्ड कॉलिंग का प्रयोग किया है। कोल्ड कॉलिंग में हम क्या करते हैं, या तो उतने जैसे 15 बच्चे हमारे यहाँ हैं तो हमने 15 बच्चों के नाम एक डिब्बे में डाल दिया, या थोड़ा नई पद्धति करने के लिए क्या करते हैं कि जो आइसक्रीम स्टिक होती हैं उस पे सारे बच्चों के नाम हमने लिख लिए और एक कप में डाल लिए, और हमने जो भी क्वेश्चन पूछना है उसमें से एक स्टिक निकाली और उसका नाम लिया और उसमें उससे वो क्वेश्चन पूछा, और वो स्टिक भी उसी में वापस डाल दी, ताकि अगर वो अगली बार के लिए ये ना सोचे कि मेरा नाम तो आ गया अब मेरे से नहीं पूछेगा, तो उसे भी तैयार रहना है। और वो सारी स्टिक्स उसमें हैं तो बच्चे इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि किसी का भी नाम आ सकता है। तो ये कोल्ड कॉलिंग का हम प्रयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें रैंडमली रहता है, बच्चे छूटेंगे भी नहीं और वो उसके लिए तैयार भी रहेंगे। इतना मुझे कहना था, बाकी बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और कोई प्रश्न हो और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या सजेशन हो तो आप बोलो। चांदी जी 10 मिनट बाकी हैं 11:30 में, महावीर जी ले सकते हैं एक से एक। अनम्यूट करिए आपको, अपने आप को। हाँ महावीर जी स्कूल पहुंच गए, मेरे ख्याल से स्कूल में अनुकूलता नहीं दिखती, उनकी छुट्टी नहीं लगता है आज, बाकी अध्यापकों की छुट्टी है। अनम्यूट नहीं हुए महावीर, अनम्यूट कर लो। व्यवधान बहुत हो रहा है, बार बार कुछ न कुछ आता रहता है ना, तो पढ़ाने में यहाँ एक एक साइन करने आते रहते, चलते रहता है, इसलिए अभी पढ़ाना और टाइम भी तो हो गया, 5 मिनट में पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। रेडी हूँ पढ़ाने के लिए तो सब, दोपहर को वही पढ़ाओगे दिक्कत। 3 से 5? 3 बजे वाले सेशन में आ सकेंगे? हाँ 3 वाले में दिखता हूँ। ठीक है।
तो 3 बजे वाले किसी को भी नाम देने हो तो शांति जी या मेरे को दे दें, तो हम हाँ जी। उनको मिलेंगे, नहीं तो फिर रेंडमली लेंगे और महावीर जी का पहला रखेंगे यदि ये आगे, ठीक है ना? तो हमें एकादा का भी करा दो राइट क्या? टाइम। अभी किसका हो रहा है एकादे का? क्या चीज? महावीर जी क्लियर नहीं हुआ आपकी बात? कोई पढ़ा रहा है क्या अभी? नहीं नहीं, अभी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी समय पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई डिस्कशन में किसी को पूछना हो तो पूछ सकेंगे। दूसरी बात, दोपहर से थोड़ी आईडी चेंज है, ग्रुप में भेज रहे हैं, फिर वो आईडी कंटिन्यू रहेगी, तो दोपहर से उस आईडी से ज्वाइन होंगे। अभी जयपुर में संजय जी है और भी कोई, यहाँ हॉल में सेटअप लगा रखा है, बोर्ड वगैरह भी है, यहाँ आकर के भी वो पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी का सेशन हम यही पूरा करते हैं। हम ठीक 3 बजे पुनः उपस्थित हो, आपस में जो आपके साथी है उनको भी पुनः एक बार प्रेरित करें, और जरूर हम मेरे अधिक को से क्या अधिक जोड़ा से नहीं था, पता नहीं था कुछ भी मेरे को। फिर वो भाई साहब को फोन किया, 9:15 बज गई और कुछ आया ही नहीं। फिर भाई साहब को फोन किया, मैं 9 बजे भाई साहब ने बोला था और मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर वो पता दादा नहीं का कब लिंक आया, तब तक मेरा टाइम इधर हो गया चेंज। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए सब लोग तब तक दोपहर में। ठीक है, ये तो है मेरे पास। हाँ ये वाली तो प्रिंट आउट ही काम करेगा ये ना, भी निकाल दी मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बोले सभी को जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।